उन्होंने आपको जगह जगह से जहां पर भी कोई बड़ी घटना हुई, कोई बड़ी रैली हुई, इस पूरे चुनाव के दौरान आपको अपडेटेड रखा है। लेकिन सबसे पहले रविकांत राय आपके पास आता हूं। ये जो खबर अभी आई रोड शो के मुतालिक, रोड शो नहीं होगा, केवल कार्यकर्ताओं को संबोधित किया जाएगा। कल तक तो ये लग रहा था कि जो रेकी चल रही है, सोर्सेज बता रहे थे, वो इसी संदर्भ में है कि लाखों लोग जुटेंगे, रोड शो होगा। देखिए दिनेश, आपके सवाल का जवाब दूं, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाता हूं। इस वक्त मैं बीजेपी मुख्यालय में हूं और देखिए जश्न की तैयारियां जो है वो इस वक्त चल रही हैं। यहां पर बूंदी के लड्डू बनाए जाएंगे, हलवा बनकर तैयार हो रहा है और इसके साथ ही जो पूड़ियां हैं वो आप देखिए यहाँ पर छनकर तैयार हो गई हैं। यानी एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं उससे बीजेपी पूरी तरीके से उत्साहित है, कॉन्फिडेंस उनका लेवल बढ़ा हुआ है। इसीलिए यहाँ पर तरह तरह के पकवान बनाए जा रहे हैं ताकि जब कार्यकर्ता यहाँ पर आए तो उनका मुंह जो है वो मीठा कराया जा सके। अब मैं आपके इस सवाल पर आता हूँ कि आखिरकार ये फैसला क्यों लिया गया। इसके पीछे बड़ी वजह यही बताई जा रही है कि जो दिल्ली में टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हाई है। इसकी वजह से प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने यह फैसला लिया है कि दिन के वक्त में रोड शो नहीं होगा और प्रधानमंत्री 7 बजे शाम। आपने जो ये तैयारियां दिखाई हैं, पूड़ियां छन गई, ऐसा भी नहीं है कि वहां आटा गूंद कर रखा हुआ है, पूड़ियां छन गई, तलकर निकाली गई और यहां पर बूंदी के लड्डू की तैयारियां भी हम देख रहे हैं। रंजीता झा के पास में जाना चाहूंगा इसी नोट पर, यही जानने के लिए कि जब दावे इंडी गठबंधन के भी हो रहे हैं तो कांग्रेस दफ्तर में क्या चल रहा है, क्या देख रही है रंजीता? कॉन्फिडेंस है, जनता हमें दे रही है 300 पार। बिल्कुल, लेकिन उससे पहले खबर बता दूं, आ रहा हूं रंजीता, यही सवाल रहेगा मेरा, आपका जवाब दूंगा। मतगणना के पहले कांग्रेस ने मानी हार। कांग्रेस नेता जगदीश शर्मा पोस्टर लेकर पहुंचे कांग्रेस मुख्यालय और पोस्टर में लिखा है देश का संविधान जीतेगा या मोदी का ईवीएम। ये जो डाउट है, ये जो अंदेशे हैं, ये अंदेशे जाहिर है ये ईवीएम को लेकर चुनाव ऐसा नहीं है कि इसमें कांग्रेस ने अपनी जीत नहीं देखी है। कांग्रेस ने जीत का दौर भी देखा है, लेकिन ईवीएम के ऊपर सवाल उठा देना, डीएम के ऊपर सवाल उठा देना और इस तरह के पोस्टर्स लेकर पहुंचना, क्या पहले से ही असल में हार का ठीकरा किस पर फोड़ना है, इसकी तैयारियां शुरू हो गई है क्या? ये अहम खबर है जो मैं आपको बताना चाह रहा था। अब रंजीता के पास चलते हैं। रंजीता, इस खबर पर भी आपकी टिप्पणी चाहूंगा और साथ में जो सवाल मैंने पहले किया था, लेकिन आपके पास आऊं उससे पहले, हैदराबाद में ओवैसी का किला ढहाया जा सकता है और ये करने का ये चैलेंज एक्सेप्ट किया है माधवी लता ने। पूरे चुनाव के दौरान हर जगह माधवी लता ये नाम लोगों की जुबान पर रहा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए वो मौजूद हैं। सबसे पहले तो आज के लिए मैं ऑल द बेस्ट करूंगा आपको माधवी। आप अगर यहां से, जो कि संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आप यहां से जीत रही हैं, तो ये एक बहुत बड़ा एक तरीके से जाइंट स्लैंग का काम होगा। तो होने क्या वाला है ये हम सब नहीं जानते, वो कुछ ही देर में ईवीएम बताएगी, लेकिन मैं अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट बोल रहा हूं आपको। आप आज आपको लग क्या रहा है ये बताएंगी जरा? बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा अच्छा एक फीलिंग है हमारे सारे लोगों में और हमारे सारे जो जितने भी यहाँ पे उम्मीदवार हैं, मतदाता है हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में, सभी के अंदर एक पॉजिटिविटी है, एक जोश है। हमारे हैदराबाद लोकसभा के सारे लोगों के अंदर आज जीतने का ही एक उम्मीद है उनके अंदर। तो वो भी चाहते हैं 40 सालों का ये अन्याय का गढ़ तोड़े हम लोग और यहाँ से एक नया और उज्जवल भविष्य इस हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट को हम लेके आए। बस लोगों का साथ हमारे साथ है, लोगों का प्यार हमारे साथ है, लोगों का दुआ और प्रार्थना हमारे साथ है। माधवी, एक बात और मैं जानना चाहता हूं कि पब्लिक सर्विस करने के बारे में सोचना और फिर इस तरीके से आकर सार्वजनिक जीवन में, पब्लिक लाइफ में चुनाव कॉन्टेस्ट करना, वो भी इतनी हॉटली कॉन्टेस्टेड एक सीट जहां पर आप चुनाव ये लड़ रही हैं, मैं जानना चाहता हूं आपका इस पूरे दौर में अनुभव क्या रहा? इस पूरे दौर में एक ही अनुभव रहा कि जहां पर जिस राज्य में प्रशासन न्याय के ओर नहीं जाती है, अगर मैं इतने तकलीफें देख चुकी है तो आम जनता का क्या हालत है। बस उस आम जनता के लिए हूं मैं, उनके दर्द के लिए हूं मैं रोकूंगी नहीं, ये आगे बढ़ाऊंगी जब तक मेरा हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट के हर निवासी को न्याय नहीं मिलता। मैं इस लड़ाई को लड़ते ही रहूंगी। इससे मुझे कोई भी रिजल्ट से लेना देना नहीं है। मैं वही माधवी लता हूं, वही माधवी लता ही रहूंगी मैं, अपने लोगों के लिए, अपने सारे मतदाताओं के लिए।
तो वो लाइनें कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, ये माधवी लता यहाँ पर स्पष्ट करती हुई माधवी लता ये कह रही हैं कि आम लोगों की परेशानी जो मैंने देखी है उसके बाद मुझको लगता है कि अगर मुझे इतनी तकलीफ है तो आम लोगों को किस किस दुश्वारी से गुजरना पड़ता होगा। बहुत धन्यवाद करता हूं आपका माधवी लता हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन अब मैं रंजीता के पास जाना चाहूंगा। रंजीता, पहले से ही ईवीएम डीएम तमाम जगहें क्यों फिक्स की जा रही हैं? क्या ये सिर्फ दावा है कि सिद्धू मूसेवाला का गाना आपने सुना है कि नहीं? और दूसरे, इधर तो पूड़ियां छनकर तैयार हैं, वहां क्या देख रही हैं आप? क्योंकि वीवीपैट से ही हार जाएंगे, ईवीएम से जीत जाएंगे। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस मुख्यालय के नजारे की हम बात कर रहे हैं, लेकिन पहले मैं जगदीश शर्मा के पास आऊंगी। किस तरह से हमेशा जगदीश शर्मा को हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, वो कार्यकर्ताओं को बूस्ट करने का काम करते हैं और पहले ही कांग्रेस पार्टी में जश्न का माहौल बनाते हैं। हालांकि अलग बात है कि उनके पटाखे बिना फूटे हुए ही वापस चले जाते हैं। इस बार पटाखे नहीं बल्कि ये पोस्टर लेकर पहुंचे और आप कह रहे हो कि ईवीएम हैक है। अभी तो मतगणना भी नहीं शुरू हुई। तैयारी तुमने पटाखे भी लेके आया हूँ, लड्डू भी लाया हूं, पर मुझे परिणाम का पता है। मैं अवगत कराना चाहता हूं, मेरे पटाखे और लड्डू फिर वापस जाएंगे आज। बीजेपी भेज दीजिए उसको। नहीं, बीजेपी भेजें, मोदी को भेजेंगे, तू खा ले, शायद शुगर से काम हो जाए। भेजेंगे मोदी को लड्डू, सारे उसको खिलाएंगे। लेकिन ये क्या बात हुई? चुनाव लड़ रहे हैं, आपके नेता कहते हैं 295 सीटें आएंगी और आप कहते हो ईवीएम हैक हो गया है। ज्यादा कह रहा हूँ, 300 से ज्यादा आएंगी। हमारे नेता जमीन पर हैं, हम देख रहे हैं, सुबह शाम नेताओं के साथ चल रहे हैं। जहां जहां बागपत में 90% उसको अमृतपाल को वोट मिली है, वो भी हारेगा, देख लेना। 90% लोगों ने वोट दिया है, वो भी हारेगा। ये खेल ही चुनाव का चल रहा है, तो आप लोगों को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इतनी कमजोर कांग्रेस पार्टियां मेरे नेता नहीं है। जो देश के लिए जान देने को तैयार है वो हार रहे हैं, और जो देश को लूटने तैयार है वो जीत रहे हैं। ऐसे कैसे होगा? तो आपका बहुत, हम कह सकते हैं ना कि जब नहीं हारे तो, जब हार गए तो कह रहे ईवीएम हैक है, जीत गए तो जय जय करते हैं। कई विधानसभा चुनाव इसी ईवीएम से जीते भी तो है आप लोग। वो भी खेल है बहुत बड़ा। अब हिमाचल में था, वहां का नारा था कांग्रेस से 60 और बीजेपी के 8। दोपहर तक 25 जब बीजेपी आ गए तो समझ ले वहां भी हम है। और 2 सरकार भी गिरेंगे, पहले बता रहा हूँ, तेलंगाना भी गिरेंगे और ये हिमाचल भी गिरेंगे। देख लेना 10-20 दिन में क्या होगा। ये ईवीएम से देश जगदीश शर्मा बड़े बड़े दावों के साथ, और उनका कहना है कि भाई ईवीएम हैक है और इस चुनाव को कांग्रेस पार्टी भले ही जमीन पर जीत जाए, लेकिन ईवीएम हैक है, इस वजह से इस चुनाव को वो जीत नहीं पाएंगे। तो हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं एक मोरल डाउन जरूर बताया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस के नेता कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं। कांग्रेस के नेता आज के दिन की पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। टोल फ्री नंबर उन्होंने जारी कर दिया है। कांग्रेस ने बड़ी बैठकें भी की, कई वर्चुअल बैठकें की, जूम से उन्होंने देश भर के लोकसभा के जो उम्मीदवार कांग्रेस के रहे हैं उनसे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बात की। एक इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग आ रही है रंजीता, ये जो फिनोमिनन है कि एक तरफ 295 का दावा भी है, दूसरी तरफ यहां पर ये कि ईवीएम के चलते जहां 90% हमारे फेवर में वोटिंग हुई है वहां भी हम नहीं जीतेंगे, और इस तरीके की तमाम बातें कहते हुए लड्डू और पटाखे फिर वापस जाएंगे, ये भी कह रहे हैं। ये दो बातें क्यों कह रहे हैं? काउंटिंग को लेकर यूपी से बड़ी खबर आ रही है। संवेदनशील जिलों में पुलिस की नजर है। आजमगढ़, जौनपुर, अंबेडकर नगर में अलर्ट है। बस्ती, अयोध्या, मुरादाबाद, रामपुर में नजर है। ये एक बड़ी खबर। क्या इस बार हिंसा की आशंका है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने भी ये बात कही। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये तैनाती हम इस तरीके की पहली बार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश भी उन राज्यों में से एक है जहां ये तैनाती की जा रही है। विनोद मिश्रा हमारे संवाददाता ये बताएंगे, क्या ये अंदेशे ग्राउंड में महसूस हो रहे हैं आपको, विनोद? देखिए, अंदेशे हैं, शायद इसीलिए सतर्कता बढ़ती जा रही है। जहां पे मैं मौजूद हूं, वोटिंग यहां से महज 500 मीटर दूर हो रही है, लेकिन सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किस तरह से किया गया है, पुलिस के जवान जो है तैनात है और हर गाड़ी को बाकायदा चेक करके ही अंदर जाने की परमिशन दी जा रही है। तो ये दिखा रहा है कि सिक्योरिटी किस तरह से मुस्तैद की गई है। कल उत्तर प्रदेश के डीजीपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि जो संवेदनशील जिले हैं, खासतौर पर पूर्वांचल और पश्चिम के कुछ जिले हैं, जिसमें आजमगढ़ है, जौनपुर है, अम्बेडकर नगर है, बस्ती है, अयोध्या है, मुरादाबाद है, रामपुर है, संभल है, इन पर खास नजर रखी जाएगी। क्योंकि पहले समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया था, उसके बाद बीजेपी चुनाव आयोग पहुंची थी, उसने बाकायदा ये आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में अशांति फैला सकती है, और इस लिहाज से सीआरपीएफ की तैनाती भी की गई है और जो बाकी लोकल फोर्सेज है उनकी भी डिप्लॉयमेंट किया गया है ताकि कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो सतर्कता बढ़ती जा रही है, क्योंकि अंदेशा इस बात का जरूर है कि उत्तर प्रदेश में कहीं कोई गड़बड़ी हो सकती है। इसीलिए कहा गया कि कहीं भी भीड़ नहीं लग सकती है। अगर साथ में ये भी कि जो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं उनका क्या, उनका संज्ञान भी लिया जा रहा है कि आपके पास आऊंगा मैं। नतीजों से पहले प्रवीण खंडेलवाल का बयान, चांदनी चौक में रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे, कहा प्रवीण खंडेलवाल ने। चांदनी चौक के संदर्भ में यह दावा करते हुए रिकॉर्ड वोट से जीतने की बात प्रवीण खंडेलवाल की तरफ से की जा रही है।
कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में जहां दावे किए जा रहे हैं, उन दावों में ये दिखाई दे रहा है कि वो यूं ही किए जाने वाले दावे नहीं हैं, लेकिन जब कभी इंडिया अलायंस की तरफ से दावे हम देख रहे हैं तो साथ में कंडीशंस अप्लाई, सब्जेक्ट टू कंडीशन वाले दावे किए जा रहे हैं। आशुतोष के पास चलते हैं, वाराणसी से हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं। आशुतोष, ये जो हम देख रहे हैं, ये जो स्टेटमेंट्स कही आ रहे हैं, नजरबंद करने वाली बात कही जा रही है कि हमारे लोगों को नजरबंद किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने यह भी कहा, केस इन पॉइंट बताकर ये बताएं कि कहां नजरबंद किया गया तो बात होगी। ऐसा ब्लैंकेट स्टेटमेंट क्यों दिया जा रहा है और क्या इसको प्रोवोकेटिव माना जाए? बिल्कुल, देखिए मतगणना से पहले ही जो ईवीएम का रोना धोना है वो शुरू हो चुका है। हम देख रहे थे कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो ईवीएम यानी स्ट्रांग रूम्स के बाहर लगातार अपनी जो रखवाली है वो कर रहे हैं और बाकायदे 8-8 घंटे की शिफ्ट में वो रखवाली की जा रही है। चाहे गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, घोसी हो या फिर मिर्जापुर हो, जौनपुर हो, चंदौली हो, इन सभी जगहों पर हम देख रहे हैं कि जो विपक्षी यानी इंडी गठबंधन के जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार निगरानी करें। तो सवाल इस बात का है कि क्या आपको चुनाव आयोग पर एतबार नहीं है, क्या स्थानीय प्रशासन की व्यवस्थाओं पे एतबार नहीं है और क्या आप व्यवस्था से इतर हैं? और यही कारण है कि देखिए अब जो स्थानीय प्रशासन है, जो पुलिस प्रशासन है वो काफी चौकसी बरत रहा है। खासतौर से इन जो संवेदनशील जो जगहें हैं वहां पर साफ तौर पे ये निर्देश दिया गया है कि कहीं भी कोई भीड़ इकट्ठा ना हो। इसके अलावा अगर कोई कार्यकर्ता इस तरीके का उपद्रव करता है तो उसको एक तरीके से पूरा जवाब दिया जाएगा। लेकर अमित के पास भी जानना चाहूंगा। अमित, ये जो हम देख रहे हैं कांग्रेस दफ्तर से, जो आपने खास तौर से देखा, दोनों ही बातें अमित आप यहां देख रहे हैं। कोई एक प्लेकार्ड लेकर ये भी नेता पहुंचा हुआ है कि ईवीएम की वजह से जीतेंगे नहीं, और उधर 295 के दावे भी हैं। कांग्रेस दफ्तर में वहां पर कोई नेता इस तरह का कोई पोस्टर लेकर नहीं पहुंच सकता यूं ही। क्या ऊपर से नेताओं का ये आदेश होगा कि ठीक है हमारे दावे तो चल रहे हैं लेकिन आप ये जमीन पर ये माहौल भी बनाते रहिए, और ये क्यों किया जा रहा है? देखिए दिनेश, मुझे लगता है कि अगर जो एग्जिट पोल आए हैं या फिर जो चुनाव के दौरान भी मुझे लगता है आप भी फील्ड में थे, आपने भी देखा है लोग किस तरह से बात कर रहे थे। देखिए नाराजगी थोड़ी बहुत है, सब कुछ अपनी जगह है। जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर, खास करके महंगाई या फिर बेरोजगारी को लेकर लोग थोड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन जो गुस्सा है वो दिखा नहीं। जो अगर जमीनी हकीकत है वो मुझे लगता है इंडिया गठबंधन जो है उनको पता है इस बारे में कि जो बात 295 की वो कर रहे हैं एक मोरल बूस्टअप है। चुनाव के मतदान के बाद जिस एकता के साथ सबने एक साथ रटकर 295 कहा, अगर वो शायद पहले वो एकता दिखी होती तब शायद वो गठबंधन और मजबूती से लड़ता। जमीनी हकीकत शायद उनको पता चल चुका है कि जो भी ईवीएम में बंद है वो उनके पक्ष में नहीं है। इसीलिए तेजस्वी का बयान सुनिए जो वो कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर उतरे, घर पे नहीं रहे। कांग्रेस ने कल बयान जारी किया बाकायदा कि आप घर पर बैठ के टीवी ना देखिए, आप जाकर जहां पर मतगणना होगा वहां पर आप जाकर जमा होइए, देखिए, नजर रखिए। अखिलेश ने बोला कि जो युवा है वो बलिदान देने को तैयार है। तो इस तरह के बयान देने की जरूरत क्यों है? मुझे ये जानना चाहता हूं कि स्टेटमेंट्स इसलिए तो नहीं दिए जा रहे हैं कि टॉप लीडरशिप ये चाहती है कि काडर में और वोटर्स में जो उनके सपोर्टर्स हैं उनका इकबाल एक तरीके से बना रहे, लेकिन साथ में वो जो उनको दिखाई दे रहा है वो दूसरे नेताओं के माध्यम से वो पोर्ट्रे भी करा रहे हैं ताकि एकदम से झटका ना लगे। आप सही कह रहे हैं कि ये देखिए आज जगदीश शर्मा का आना ही ये बता रहा है, क्योंकि वो हमेशा से, जैसा कि रंजीता ने भी कहा, कि वो जश्न वाले आदमी है और वो एक बताने की कोशिश भी है कांग्रेस की तरफ से कि जो दिख रहा है वो सही नहीं है। मुझे लगता है आपका आकलन एकदम सही है, लेकिन ये अगर आप देखिए पूरे चुनाव के दौरान तो जो नेताओं के बयान, अखिलेश अचानक 89 सीट्स की बात करते सीधे 79 सीट की बात करते 80 सीट जीतने की बात करने लगते हैं। उन लोगों का बयान भी खुद भी दिखता था कि वो बयान भले दे रहे हो लेकिन जमीन की हकीकत उनको पता थी, और शायद इसीलिए ये पूरा जो तामझाम आपको नजर आ रहा है वो ये बताने के लिए है कि हार कौन की होगी, बस ईवीएम की। मैंने किसी एक इंटरव्यू में लालू यादव से बात पूछी थी कि आपको मालूम है आप हार रहे हैं लालू जी, उसके बावजूद आप ये दावे क्यों कर रहे हैं? तो कहते हैं तो क्या चुनाव के नतीजे आने से पहले हम ये कह दें कि हम हार रहे हैं, आप ये चाहते हैं? तो ये कुल मिला के ये माहौल बनाए रखना, ये ब्रेव फेस सामने रखना, ये शायद पॉलिटिक्स में जरूरी भी है, लेकिन जब आपको ग्राउंड रियलिटी दिखाई दे रही है और आप दोनों चीजें कर रहे हैं। राकेश त्रिवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से। बीचों बीच जो आप देख रहे हैं ये पूड़ियों की तस्वीर, ये पूड़ियां तैयार हैं इधर भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर में, लेकिन आपका कांग्रेस का हाल क्या है वो भी दिखा रहा हूं। राकेश आपको बताएंगे मुंबई और महाराष्ट्र में इस समय क्या चल रहा है, वहां आप क्या देख रहे हैं? नेताओं से बातचीत भी हो रही होगी, लोगों से बातचीत हो रही होगी, और एग्जिट पोल तो सामने आ गए हैं, आज काउंटिंग भी होने वाली।
देखिए एग्जिट पोल जहां सामने आ गए उसके बाद में कुछ नेता जो हैं वो तो एकदम चुप्पी साध चुके हैं। बीजेपी ने हमने देखा कि 10,000 देसी घी के जो लड्डू हैं उसका ऑर्डर दे दिया है। काउंटिंग सेंटर पर तमाम जो कार्यकर्ता है वो पहुंच गए हैं। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करें, अगर आप शरद पवार, सुप्रिया सुले इनकी अगर आप ट्वीट देखें, अगर आप आदित्य ठाकरे का आखिरी ट्वीट देखें तो आखिरी जो ट्वीट है वो मतगणना को लेकर के नहीं है। आदित्य ठाकरे जो है वो ट्वीट कर रहे हैं बीएमसी की समस्या को लेकर, शरद पवार सुप्रिया सुले कर रहे हैं सूखाग्रस्त इलाकों को लेकर। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी तैयारी जो है आगे के लिए शुरू कर दी। ऐसा नजर आता है कि भाई ये तो चुनाव निकल गए, अब नतीजा जो है तो ईवीएम में कैद हो ही चुका है, लेकिन चलिए अब विधानसभा की तैयारी करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो एक उनका कॉन्फिडेंस जो लो है वो जरूर दिखाई देगा। देखना ही होगा कि आज जब ईवीएम खुलती है तो किसकी किस्मत का क्या फैसला करती है। निश्चित तौर पर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी है, उनके नेता ऐसे जिनका अस्तित्व जो है वो आज टिका हुआ है। देखना ही होगा कि उनके आगे की पूरी राजनीति जो है वो किस कदर टिकी हुई है, ये भी फैसला आज ही होगा। दिनेश, तो यहां से भी यही दिखाई दे रहा है। अमित के पास एक बार फिर से चलूंगा। अमित, उन बातों को, उन हाव भाव को, भाव भंगिमा को, अपने क्रियाकलाप को कैसे रोकेंगे? बेशक आप स्टेटमेंट जो दे रहे हैं वो दे सकते हैं, लेकिन ये दिखाई देता है कि असल में मोराल की स्थिति क्या है। नहीं, अगर आप इन्हीं नेताओं से जो कि टीवी पर बयान देते हैं या अखबारों में कुछ कहते हैं, उनसे अगर आप ऑफ रिकॉर्ड बात करेंगे तो वो आपको जमीन की हकीकत बता देंगे। और ये सच्चाई, जैसे कि मुंबई की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र के नेताओं की बात, ये लगभग आपको याद हो कि इस तरह का बयान 3-4 दिन पहले सागरिका घोष जो कि सांसद है टीएमसी की, उन्होंने ये लिख दिया था आर्टिकल कि 2024 भूल जाइए, अब 2029 की तैयारी कीजिए। तो चुनाव लड़ते लड़ते भी नेताओं के भीतर ये इस बात की जानकारी थी। नेताओं का काम है लोगों को बूस्टअप करना, क्योंकि वो नेता है तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाए रखना बहुत जरूरी होता है। और ये जो 3-4 दिन का जो एक्सरसाइज चल रहा है